हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खाते पीते रहते होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अभी ठंडा बहुत है, तो आप लोग ठंडे से बचें, ठीक है। और गर्म तरल पदार्थ का प्रयोग करें। दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर तीसरा होगा। जैसा कि आपको पता है कि चैनल के माध्यम से सबको अभी भारतीय राज्य व्यवस्था का क्लास, इंडियन पॉलिटी की क्लास चल रहा है, ठीक है। और ये लेक्चर नंबर 3 है। दोस्तों, अब हम लोग प्रतिदिन सबसे पहले 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो यह कहता है कि कलकत्ता जो किस अधिनियम के अनुसार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, ठीक है। और यह देखो क्वेश्चन जो है पूछा गया है, यह 2010 में यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किस अधिनियम के अनुसार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो वो है आपका जो सही जवाब है वो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और देखिए यह क्वेश्चंस जो और इसका आंसर है जो आपको पता होगा, अगर आप हमारा फर्स्ट वीडियो फर्स्ट क्लास देखे होंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसी में यह प्रावधान किया गया था कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जैसा कि आपको पता था कि जब हम आपको संविधान का विकास पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे देखे कि जो भारत में ब्रिटिश द्वारा 2 भाग में शासन किया गया। एक जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का संपूर्ण शासन था लगभग 1883 तक, ठीक है। और 1888 से लगभग जो संपूर्ण जो शासन चला गया वो किसके पास चला गया? ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। एकाधिकार का मतलब होता है एक का ही शासन। तो सबसे पहले किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, एक का ही शासन था भारत के अंदर, जिसको समाप्त कर दिया। तो किस रेगुलेटिंग एक्ट के हिसाब अनुसार समाप्त किया गया? तो है आपका 1813 का चार्टर एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। किसके अनुसार? 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अगला तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ बनाया। भारत में ही भारतवासियों का ही शासन प्रशासन में कुछ हिस्सा मिलने का अवसर मिला। तो किस अधिनियम के द्वारा मिला? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देखिए। पहला कि चार्टर एक्ट 1833, सेकेंड है चार्टर एक्ट 1853, थर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इस तो मैं 4 ऑप्शन जस्ट पढ़ाया हूँ। समझने वाली बात है कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो किस एक्ट ने बनाया वो चीज़ को देखना है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो चार्टर एक्ट 1833 है। उसके अनुसार ही भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ। कौन सा था? तो चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अच्छे तरह से इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। समझकर आप लोग नोट्स बना लेना। सबसे पहले इस लेक्चर को पूरा सुन लेना, फिर नोट्स बना लेना, बहुत मदद करेगा। मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। और यहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आपके सामने है, आपके पढ़ाया हुआ नोट्स में होगा और यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? समझना, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी है कि 1937 में, ठीक है, 1937 में भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। देखिए भारत में क्या है, सबसे पहले ऊपर में आते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट, हर राज्य का हाई कोर्ट है। भारत में सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितनी है, तो 1 है। अभी वर्तमान में भारत में सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितनी है, तो 25 है, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट के बाद आता है दोस्तों, वो है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सब ऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, इसी को बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सब ऑर्डिनेट कोर्ट आता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश को हाई कोर्ट मानता है, हाई कोर्ट के निर्देश को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट मानता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, संघीय न्यायालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघीय न्यायालय की व्यवस्था बोला जाता है, ठीक है। तो भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो आपका जो जवाब है वो है 1937, ठीक है। आज का हमारा प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है, सॉरी क्लास को शुरू करेंगे। क्या क्वेश्चंस कहता है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन क्या था कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, तो है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो देखो यहाँ हमारा 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 5 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया पे, ठीक है। अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं, नोट्स बना लें, बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी तैयारी को कैसे करते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं और समझते हैं कि निर्माण प्रक्रिया के आधार पर संविधान कितने प्रकार के होते हैं, तो संविधान 2 प्रकार के होते हैं। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर संविधान कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, जैसे कि आपको लास्ट क्लास में ही बताए थे, वो कौन कौन सा है, तो एक होता है लिखित संविधान, एक होता है लिखित संविधान और वो एक है अलिखित संविधान, ठीक है। तो निर्माण प्रक्रिया मतलब निर्माण प्रक्रिया के आधार पर संविधान को 2 वर्गों में बांटते हैं, एक है लिखित संविधान और दूसरा कौन सा है, अलिखित संविधान, लिखित संविधान और अलिखित संविधान, ठीक है। अगला पॉइंट को समझेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट बोल रहा है कि परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान का भाग प्रकार तो कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के, ठीक है। परिवर्तनशीलता के आधार पर भी 2 प्रकार के परिवर्तनशीलता, जैसे कि एक होता है आपका कठोर, ठीक है, एक है कठोर और एक है लचीला, एक है लचीला संविधान और दूसरा है कठोर संविधान, ठीक है। तो परिवर्तनशीलता के आधार पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, तो वो 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। और कौन कौन सा वर्ग है, तो वो है आपका कठोर और दूसरा क्या है, लचीला। परिवर्तनशीलता के आधार पर पूछ लिया जाए कि संविधान को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, तो 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, एक है लिखित संविधान और दूसरा है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान का एग्जाम्पल जैसे कि है ब्रिटेन, ठीक है, कौन सा है, ब्रिटेन। लिखित संविधान का एग्जाम्पल है अपना इंडिया, ठीक है, इंडिया और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। जो यूएसए है दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है, तो वो है आपका यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट संविधान किसका है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, तो वो है दोस्तों इंडिया का। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से लिया है, तो वो है अमेरिका से लिया है। किससे लिया है, अमेरिका से लिया है। देखिए जो अमेरिका और इंडिया के अंदर, भारत के अंदर क्या है, संविधान सर्वोच्च होता है, संविधान सर्वोपरि होता है, ठीक है।
संविधान सर्वोपरि होता है, यानी संविधान के अनुसार ही देश को चलाया जा रहा है, जैसे आपको बता चुका हूं, ठीक है। जबकि ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन के अंदर संसद सर्वोच्च होता है, संसद सर्वोच्च होता है, यानी संसद ने जो बोल दिया वो फाइनल होता है। जबकि अपने भारत देश में ऐसा नहीं है, संसद ने बोला लेकिन अगर संविधान के अनुरूप नहीं है तो उस बिल को सरकार वापस लेता है और लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भारत और अमेरिका जैसे देशों में संविधान सर्वोपरि है, जबकि ब्रिटेन के अंदर संसद सर्वोपरि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आगे का जो हमारा पॉइंट्स है वो क्या पॉइंट्स है, ये है कि संघीय संविधान, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस आप क्या समझते हैं, संघीय संविधान से क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे कि संघीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। तो देखो सिंपल बात हो गया कि संघीय संविधान यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पावर होता है ना, पावर का सेपरेशन होता है, ठीक है। पावर किसके किसमें सेपरेशन होता है, डिवाइड होता है। तो वो होता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उसी देश के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में उस पावर को, शक्ति का विभाजन किया जाता है। जैसे कि भारत है तो भारत के अंदर हमारा एक सेंट्रल भारत सरकार होता है और हर राज्य का एक राज्य सरकार होता है, ठीक है। एक भारत सरकार है और एक राज्य सरकार है, तो दोनों का शक्ति में विभाजन किया गया। जैसे कि कानून बनाने की बात किया जाए, जैसे आपको पता होगा, नहीं पता तो लिख लीजिए कि 3 प्रकार के सूची, एक होते देखिए संघ सूची होती है, एक होता है समवर्ती सूची होती है, समवर्ती सूची एक होती है, समवर्ती सूची। 1 मिनट होल्ड करना, घबराना नहीं, घबराएगा तो खराब हो। समवर्ती सूची और एक होता है राज्य सूची। तो क्या होता है, तो देखो दोस्तों, संघ सूची के अंदर जो भी नियम कानून होगा वो कौन बनाएगा, तो वह बनाएगा हमारा केंद्र बनाएगा। समवर्ती सूची के अंदर राज्य और संघ यानी केंद्र दोनों बनाएगा, जबकि राज्य सूची में क्या बनाएगा, जैसे कि सिर्फ राज्य बनाएगा। अब संघ सूची में जैसे होगा विदेशी मामला हो गया, देश की रक्षा का मामला हो गया, ठीक है, ये सब के सब कौन करेगा, संघ सूची करेगा। जैसे बिहार का पुलिस विभाग, बिहार का स्वास्थ्य हो गया, बिहार का शिक्षा हो गया, तो इसके ऊपर कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगा। तो उसी तरह जो पावर है ना, उसको डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, संघीय संविधान कहता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। पावर का डिवाइडेशन किया जाता है, ठीक है। आगे समझेंगे, समझा देंगे अच्छी तरह से, घबराना नहीं, समझ जाएंगे कि संघीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से काम कर सके और एक मजबूत राष्ट्रीय सरकार भी मौजूद रहे। जैसे देखो, अगर पावर का बंटवारा होता है कि कुछ जगह पे सेंट्रल का चल रहा है, कुछ जगह स्टेट का चल रहा है, तो इससे जो स्टेट का भी फायदा कैसे होता है, जैसे बहुत सारे अगर देखेंगे कि वहां का जो नजदीकी कुछ भी समस्या है, जो ग्राउंड पे क्या समस्या है, वो दिल्ली में आपको नहीं पता चल पाएगा, दिल्ली में बैठे सरकार को। तो इसलिए राज्य सरकार को पता है कि कहां कहां पे गलती है, हम उसको कैसे कैसे सुधारेंगे, या डेवलपमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है तो हम कैसे डेवलप करेंगे। तो इसीलिए राज्य सरकार होना हमारे देश के लिए बहुत ही सफल है, ठीक है, बहुत सफल है। तो चलो यहां तक समझ में आ गया संघीय संविधान। तो देखो संघीय संविधान का मतलब सिंपल बात है समझना कि पावर को डिवाइड किया जाता है, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाता है, वह संघीय संविधान होता है, ठीक है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा क्लास समझते हैं कि दूसरा क्या है। देखिए यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या एकात्मक, अभी आपने पढ़ा फेडरल, तो अभी क्या है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, एकात्मक संविधान। पहले पढ़ा आपने संघात्मक संविधान, अभी पढ़ रहे आपने एकात्मक संविधान। एकात्मक का ही मत देखो, एकात्मक सबका क्या भाव निकला, एक, ठीक है, एकात्मक से क्या निकला, एक। एकात्मक संविधान यानी यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है,
यह कह रहा है कि एकात्मक संविधान वह है जिसमें शासन की सारी शक्तियां एक ही सरकार अर्थात केंद्र सरकार में निहित होती है। यानी पूरा के पूरा पावर जो होगा, शक्ति होगा, एक ही के पास होगा, तो क्या कहलाएगा? एकात्मक संविधान कहलाएगा। एक ही सरकार के पास होगा, एकात्मक संविधान कहलाएगा। जैसे कि ज्यादातर की जो शक्ति होगी केंद्र सरकार के पास हो जाएगी, राज्य का कोई अपना अस्तित्व नहीं होगा, कोई स्वायत्तता नहीं होगा। ठीक है, एकात्मक संविधान में क्या होता है? राज्य सरकारों की कोई स्वायत्तता नहीं होती है। पूरी की पूरी पावर किसके पास निहित होती है? तो केंद्र सरकार के पास निहित होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया संघात्मक, यानी संघात्मक में अपने समझ में आ गया कि शक्तियों का क्या होता है? विभाजन होता है। ठीक है, जबकि एकात्मक के अंदर क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एकात्मक के अंदर शक्तियों का विभाजन नहीं होता, इसमें वन मैन आर्मी बोल सकते हैं, एक ही है जो सर्वे सर्वा है। ठीक है, तो आपको संघात्मक और एकात्मक में शायद आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर और उस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, अभी आपने हमको निर्माण प्रक्रिया के आधार पर बताया कि संविधान दो प्रकार का हो सकता है, लिखित और अलिखित, उसके बारे में बताया, आगे बताया परिवर्तनशीलता के आधार पर बताया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्लास की ओर समझते हैं। देखिए, आगे समझना, अच्छी तरह से समझना, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था, जब हमारा भारत देश गुलाम था, ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटिश भारत में, जो भारत है ब्रिटिश का एक उपनिवेश था, तो उस समय भारत में क्या हुआ? सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था के, सांप्रदायिक का मतलब धर्म के आधार पर अलग से वोट देने की व्यवस्था किया गया। ठीक है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक का मतलब होगा धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व, यानी वोट में, राजनीतिक में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया गया, अलग से वोटिंग की व्यवस्था किया गया सांप्रदायिक आधार पर भारत में। तो उस समय किसका शासन था? तो ब्रिटिश का शासन था। ठीक है, ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे थे। तो किसके कैसे व्यवस्था किया गया उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो देखो, ये जो व्यवस्था किया गया था वो है आपका मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। समझ में आ गया कि किसके अनुसार किया गया? तो 1909 में यह व्यवस्था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कब किया गया? तो वो किया गया दोस्त, वह किया गया 1909 ईस्वी में किया गया। किस अधिनियम है? तो वह मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। यहाँ पे लिखा हुआ है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। इसके अनुसार भारत में सर्वप्रथम पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक का मतलब होता है अलग से, पृथक का मतलब क्या होता है? अलग से। ठीक है, पृथक का मतलब क्या होता है? अलग से निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। समझ में आ गया? तो ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा किया गया। ठीक है, समझ में आ गया, जिसमें मुसलमानों के लिए, कौन सी धर्म के लिए? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। तो ये समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक को शानदार तरीके से हम लोग समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, घबराना नहीं। देखो, पढ़ाई जो होता है ना शांति से किया जाता है। आप सोचेंगे कि ये कोई हम सत्तू है, इसको पानी मिलाए, नमक डाले और पी जाए और नॉलेज बढ़ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो प्लीज आप आराम से पेशेंस रखिए, अपना धैर्य बना के रखिए और खुश रहिए और मस्त रहिए। देखिए, ये जो हमारा क्लास लगभग कितना मिनट चल गया? तो ये 19 मिनट चल चुका है। ठीक है, 19 मिनट का क्लास लगभग निकल चुका है। तो अगर यहाँ तक जो 19 मिनट तक जो भी लोग रुके होंगे, वो उनको समझ में आ क्लास किस तरीके से लिया जा रहा है। तो घबराना नहीं, अच्छे तरह से क्लास आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, संघीय न्यायालय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भारत में संघीय न्यायालय की बात करते हैं। संघीय न्यायालय, इसका क्वेश्चन भी था ना आपको। तो भारत में संघीय न्यायालय कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था 1 अक्टूबर 1937 को। समझ में आ गया कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1937 को किया गया था। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। तो भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। अब कब किया गया था? तो है 1 अक्टूबर 1937 को। कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1937 को। अधिनियम पूछ लिया तो अधिनियम बताइएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था 1 अक्टूबर 1937 को किया गया था। समझ में आ गया? आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लास को पूरा सुनोगे तो आपका जो तैयारी होगा ना, पूरी तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से हो जाएगा। बाकी तो सब कुछ यह इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, और इसके जो प्रथम जो न्यायाधीश थे वो थे सर मॉरिस। कौन थे? सर मॉरिस थे इनके प्रथम न्यायाधीश। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। वर्मा भारत से अलग हुआ, यानी जो बर्मा जो था भारत का ही हिस्सा था, लेकिन वो कब भारत से अलग हुआ और कैसे हुआ उसकी जानकारी हम यहाँ पे हासिल करेंगे। बर्मा भारत से अलग हुआ तो समझो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो बर्मा भारत से कब अलग किया गया था? तो वो है आपका 1937 में। ठीक है, 1937 में। अगर एक्ट की बात पूछा जाए कि किस एक्ट के अनुसार, तो वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार बर्मा को भारत से अलग किया गया। ठीक है, चलो आगे पहुंचते हैं और आगे देखते हैं कि अगला टॉपिक्स क्या कर रहा है। देखिए, बिहार के एक सदनीय, यहाँ पे गलत लिखा दिया, एक सदनीय। ठीक है, बिहार में ठीक है, बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया गया। देखो, एक सदनीय द्विसदनीय मतलब क्या? एक सदनीय मतलब एक और द्विसदनीय का मतलब हो गया 2। यहाँ तो समझ में आ गया, शब्दों को पहले समझ लिया कि एक सदनीय का मतलब क्या हुआ और 2 सदनीय का मतलब क्या हुआ। तो देखिए, यहाँ पे सब बात किया जा रहा है विधानसभा। क्या बात किया जा रहा है? विधानसभा और विधान परिषद की बात किया जा रहा है। किसकी बात किया जा रहा है? विधान परिषद की बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो था कि सिर्फ एक ही था, विधानसभा था, यानी एक ही सदन था। बाद में क्या हुआ? 2 सदन बना दिया गया, एक विधान परिषद को जोड़ दिया गया, तो एक जोड़ के 2 हो गया ना, तो विधानसभा भी हो गया और विधान परिषद भी हो गया। ठीक है, देखो ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन से, तो समझो कैसे किया गया। तो किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से बिहार और उड़ीसा को
पृथक कर दो प्रांत बनाए गए थे। जैसा कि पता है कि बिहार का विभाजन बंगाल से हुआ था, कब हुआ था? 1912 में। कब हुआ था? 1912 में। उसके बाद बिहार से उड़ीसा का विभाजन हुआ 1932 में ना, हाँ 1932 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि सन 2000 में बिहार से झारखंड का भी विभाजन हो गया। तो हुआ क्या था 1935 में, भारत सरकार अधीन 1935 में हुआ क्या था कि बिहार और उड़ीसा को पृथक कर दो प्रांत बनाए गए थे, ठीक है। उसके बाद इसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत, इसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत 6 प्रांत, कितना? 6 प्रांत, प्रांत यानी स्टेट, राज्य, उस समय प्रांत लोग बोलते थे। तो प्रांत का ही अर्थ होता है आपका स्टेट, समझो राज्य, जो अभी राज्य बोलते बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सब क्या है? प्रांत है, झारखंड। तो उसी तरह 6 प्रांत इसी अधिनियम के प्रावधान यानी 1935 के प्रावधानों के तहत 6 प्रांतों को, अब 6 प्रांत कौन कौन सा था? बंबई, मद्रास, बंगाल, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय विधायिका स्थापित किया गया, ठीक है। कितने प्रांतों में? तो है बंबई है, मद्रास है, बंगाल है, बिहार है, असम है और संयुक्त राज्य है, संयुक्त प्रांत है। इसमें द्विसदनीय विधायिका स्थापित किया गया। द्विसदनीय विधायिका का मतलब बता दिया कि एक होगा विधानसभा और एक होगा विधान परिषद। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई थी? तो वह है आपका 6 प्रांत। और 6 प्रांत कौन कौन सा है? तो बंबई है, मद्रास है, बंगाल है, बिहार है, असम एवं संयुक्त प्रांत है, ठीक है। आगे समझते हैं कि बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में परिवर्तन किया गया है। पहला था विधानसभा और दूसरा क्या है? विधान परिषद। एक क्या है? विधानसभा और दूसरा क्या? विधान परिषद। देखो, विधानसभा में जो चुने जाते हैं, विधानसभा की चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। विधानसभा में क्या होता है? तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, विधानसभा का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जबकि जो विधान परिषद के अंदर जो चुने जाते हैं, विधान परिषद के अंदर जो चुने जाते हैं उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। देखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से क्या समझते हैं? तो बात को समझना। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब वो होता है जिसमें डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है, जो जनता के द्वारा चुना जाता है उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। जिसमें जनता के चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा, ठीक है, प्रतिनिधि के द्वारा। बात को समझना, क्या बोला हूं कि विधानसभा में क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें जनता के द्वारा सीधे वोट दिया जाता है, जिसमें कौन बनता है? एमएलए बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक जिसको कहते हैं। इसका भी विधायक होते हैं, लेकिन विधान परिषद के विधायक होते हैं। जिसमें अप्रत्यक्ष चुनाव, जिसमें हम लोग जनता भाग नहीं लेते, जो हमारे द्वारा चुना हुआ जो प्रतिनिधि होते हैं ना, वही विधान परिषद के सदस्य को चुनते हैं। तो वही हो गया अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आज हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तो आपको पता चला गया कि हमने पढ़ा भी द्विसदनीय के बारे में, द्विसदनीय का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अच्छी तरह से समझ गए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में फुल एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।